हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हमारी नेक्स्ट कंट्री साउथ एशिया में डिस्कस करने वाली जो है, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे श्रीलंका से रिलेटेड। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्टोरी या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो हमने कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। साउथ एशिया में दो कंट्रीज ऐसी ही मानी जाती हैं। आपको इंट्रोडक्शन याद है ना, ये जो मैंने करवाया था, एक लाइन थी यहाँ पर, अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करवाऊँ, जो तारीफ लिखी हुई थी। देखो, थ्रू आउट द हिस्ट्री दो कंट्रीज़ की तारीफ करी जाती है। यहाँ पर देखो, इंडिया और श्रीलंका, ये ट्रू एग्जाम्पल हैं एक प्रकार से किस चीज़ के, जिन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को, उथल पुथल हुई है कंट्रीज़ में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। पढ़ा था ना ये कल हमने। ये देखो ऊपर, डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अच्छे से डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑपरेट इन्होंने करा है, करते हुए आए हैं। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं आगे श्रीलंका की तरफ इसी लाइन को लेते हुए। इंडिपेंडेंस कब होता है श्रीलंका का? वो होता है 1948 में, जब ये आज़ाद नहीं हुई थी ना श्रीलंका। इसका पुराना नाम था सिलोन। आप जैसे जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इवन जब अशोका वगैरह के बारे में जब मेरे साथ यूपीएससी में पढ़ोगे, तब आप ये पाओगे कि वहाँ पर अशोका अपने बेटे को, है ना, बेटी को सिलोन भेजता था, है ना, स्पीच देने। और यहाँ पर भी जो है बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस देखा गया है। श्रीलंका से इंस्पायर्ड होकर बुद्धिज़्म से रिलेटेड दो बुक्स हैं। क्या मुझे कोई उसके नाम बता सकता है? बुद्धिज़्म एंड श्रीलंका जो है, उससे इंस्पायर्ड होकर दो बुक्स हैं। क्या मुझे उसके कोई नाम बता सकता है? बहुत फेमस बुक्स हैं, बहुत। नहीं, कुछ भी मेगास्थनीज। देखो, अब नाम बताऊंगा तो रिकॉल हो जाएगा। नहीं, दीपावमसा एंड महावमसा, ये श्रीलंकन बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। बुद्धिज्म वाले चैप्टर अगर मेरे यूट्यूब पे किसी ने देखे हैं तमिलनाडु और उससे कंबाइन करके, कशिश याद है एक चीज़ मैंने बताई थी, दिव्यजोत आप भी थे उसमें, जब आप आए थे, आपने पहली क्लास ज्वाइन करी थी मेरी, हम लोग बुद्धिज्म ही कर रहे थे, कि मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी जहाँ पर ऐसा माना जाता है गौतम बुद्धा बोर्ड से एक बार ही गए थे श्रीलंका, है ना, और इसलिए वहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर है ना, ये चीज़ है। तो हम लोग श्रीलंका ना बोल के उस टाइम पे क्या बोलते थे? सिलोन बोलते थे। ये छोटा सा मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक बात बताई, लेकिन अपनी श्रीलंका के टॉपिक से भटकते नहीं है। वी आर डूइंग IR, तो उसी पे स्टिक रहते हैं। लेकिन श्रीलंका में डेमोक्रेसी सब कुछ बढ़िया रही 1948 में, जब से वो आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सीरियस चैलेंजेस श्रीलंका ने फेस करे हैं। किससे चैलेंजेस फेस करे हैं? कुछ वहाँ पर मिलिट्री चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है, मोनार्किकल चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन सबसे मेजर जो चेंज वो रहा है, मतलब सॉरी एक लाइन गलत बोल गया, मिलिट्री और मोनार्किकल चैलेंजेस नहीं रहे हैं वहाँ पर जिस प्रकार से दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहे हैं। लेकिन मेजर जो चैलेंज वहाँ पर रहा है, मेजर जो उधर की राजनीति में एक हमेशा से नाक में दम कर देने वाला मुद्दा रहा है, यहाँ पर क्या है, दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या है कि मिलिट्री और मोनार्की की वजह से, यानी कि लीडर्स ही जब खराब है तो जनता के ऊपर इम्पैक्ट खराब निकलता था। श्रीलंका के अंदर लीडर्स से ज़्यादा ना, दो जुटों के बीच में, दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई की वजह से लीडर्स अच्छे से रूल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, श्रीलंका के अंदर अगर आपको देखनी है कि राजनीति किस प्रकार से वर्क करती है, आपको एक वर्ड यूज़ करना है, एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से श्रीलंका का पूरा जो चैलेंज है कि श्रीलंका बस मतलब कि इंडिया की तरह बस एक लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री बनने से हमेशा रह जाता है, वो यही है, एथनिक कन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पर बड़े सारे जो रीजन्स हैं, या फिर बहुत सारे जो रीजन्स हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, सिन्हालीज और तमिल्स, वहाँ पर दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं। एक है सिन्हालीज जो कि मेजॉरिटी में है, और कुछ हैं तमिलियंस जो कि इंडिया से माइग्रेट करे हुए तमिल्स हैं। इनके बीच में मेजर कन्फ्लिक्ट रहता है। ये लोग डिमांड करते हैं किसकी? यहाँ पर डिमांड इन दोनों कम्युनिटीज़ के द्वारा चलती है, डिमांड फॉर सेसेशन। सेसेशन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर रीजन को देश से अलग कर उसको एक सेपरेट कंट्री बना देना, उसको कहते हैं सेसेशन।
और जब इस प्रकार की मूवमेंट चलती, जैसे इंडिया के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, जब मूवमेंट हुई थी खालिस्तान की डिमांड, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, ये जो नेक्सलाइट मूवमेंट हुई थी, तो इन मूवमेंट्स को हम लोग कहते हैं जब कोई एक देश के रीजन को, एक पार्ट को अलग करके सेपरेट देश निकालने की बात करता है ना, जब कोई ग्रुप, कोई जुट, कोई इंडिविजुअल, ऐसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट। क्या कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट वहाँ पर श्रीलंका में भी फेस करी गई है। स्पेशली ये जो सेसेशनिस्ट डिमांड आती थी, दो मेजर कम्युनिटी से आती थी, सिनालीज और तमिलियंस के द्वारा, कि दो यहाँ पर हमें मतलब जो है ये रीजन जो है सेपरेट देश अलग कर दो, श्रीलंका से अलग कंट्री बना दो, क्योंकि हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये चीज़ आती थी। अब पूरा इतिहास इसका डिटेल में जानते हैं। 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिलती है तो पॉलिटिक्स जो थी श्रीलंका में वो कुछ इस प्रकार से थी, जिसका पुराना नाम पहले मैंने आपको बताया सिलोन था। वो कुछ इस प्रकार से वहाँ पर राजनीति थी कि वहाँ पर राजनीति डोमिनेट करी जाती थी बाय फोर्सेस जो कि ज़्यादातर ना सिन्हालीज कम्युनिटी का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, यानी कि मेजर चीज़ डोमिनेट करी जाती थी वहाँ की जो मेजॉरिटी जनता थी उनके द्वारा, जो थे सिन्हालीज। तो सिन्हालीज कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपने पास रखना चाहते थे, और उनकी पता नहीं एक अंदरूनी नफरत है, उनकी एक दिली नफरत है तमिलियन से, जो कि ज़्यादातर इंडिया से माइग्रेट कर वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाके बस गए। लेकिन सिन्हालीज ने कभी उनको अपने दिल में जगह नहीं थी। इट इज़ जस्ट लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन नाजीज एंड ज्यूज इन ओल्ड जर्मनी। अब ये जो थे सिन्हालीज जो थे, ये नफरत करते थे, होस्टाइल मतलब नफरत करते थे लार्ज नंबर ऑफ तमिलियन से। तमिल्स यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये इंडिया से माइग्रेट करते हुए श्रीलंका पहुँच गए थे और बहुत साल पहले पहुँचे थे और वहाँ पर सेटल हो गए थे। ये माइग्रेशन ना श्रीलंका की आज़ादी के बाद भी चलती रही। जैसे आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो, बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज जिन्होंने शरण ली थी इंडिया के अंदर, मैंने बताया ना आंसू के बारे में, आज मैंने बताया था दोपहर में, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, चिड़े कि नहीं चिड़े वो, क्या हमारे रिसोर्सेज जॉब वगैरह क्यों बांट रहे हैं उनको, यही दिक्कत वहाँ के सिन्हालीज की थी। जैसे इंडियंस चिड़े ना बांग्लादेशियों से, ऐसे ही सिन्हालीज जो कि वहाँ के लोकल शुरू से लोग रहे हैं, कम्युनिटी रही है, वो तमिलियन से चढ़ गई, जो कि इंडिया से माइग्रेट करते हुए वहाँ पर जा रहे थे। हमेशा मुद्दा हर कंट्री का यही रहता है, जब कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से चढ़ती है ना, यानी कि जब भी किसी कंट्री के अंदर आप आईआर में एथनिक कन्फ्लिक्ट देखो, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ दूसरी कम्युनिटी से, इसलिए क्योंकि मेरी जॉब, रिसोर्सेज उनमें बट जाएंगे, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो ये वही वाली बात हो गई ना कि यूपीएससी का एग्जाम जितने ज़्यादा लोग लिखते चलेंगे, हर साल जितने ज़्यादा लाख लोग, हज़ारों लोग बढ़ते चलेंगे, उतना ज़्यादा टफ होता जाएगा। बिकॉज एग्जामिनर के लिए एक चैलेंज आ जाता है कि प्रीलिम्स के अंदर फिर फिल्टर करके उनको मिनिमम से मिनिमम बच्चे मेंस के अंदर भेज रहे हैं, जो कि लिमिटेड है, लेकिन फॉर्म भरने वाले बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही चीज़ है। तो हम चिढ़ेंगे कि भाई लोग पता नहीं क्यों तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, बेफालतू में देना बिना होता है नहीं, फॉर्म भरने के बाद भी आधे आते हैं नहीं। तो मतलब एक यही चीज़ है यहाँ पर। जो सिन्हालीज नेशनलिस्ट थे उनको ये लगता था श्रीलंका जो है उसको ना कैसे भी करके ये जो तमिल्स हैं इनको कंसेशन नहीं देनी चाहिए। अब आप कहोगे कंसेशन मतलब क्या, ये कोई खरीदारी थोड़ी करने ना, खरीदारी थोड़ी ना करने गए मॉल की दुकान पर या फिर किसी दुकान पर या मॉल पे। कंसेशन का यहाँ पर ये मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, नेचुरल रिसोर्सेज श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिलियंस को नहीं देने चाहिए, जॉब्स नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर कोई रोल नहीं देना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई उनका आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज उनका ये मानना था सिन्हालीज का कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका इज़ अ लैंड ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ओनली, एंड द लैंड ऑफ श्रीलंका इन नो वे बिलोंग्स टू तमिलियंस। अब क्या हुआ, आपके पास ना दो रास्ते होते हैं जब आप ना निगलेक्ट होते हो, चलते जाते हो ना, या तो आप अपनी मौत और अपनी पोजीशन स्वीकार कर लो, या उसको चेंज करने के लिए आप अपनी आवाज़ उठाओ, आप अपनी आवाज़ उठाओ। ये तो आपने देखा बांग्लादेशी के केस में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई अपनी, वो बेचारे मतलब आज भी जब ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और ये सब जो बना, सिटीजन अमेंडमेंट हुई, तो आज भी फिल्टर करके जब उनको वापस भेजा जा रहा है तो वो चले जाते हैं, मतलब ठीक है। बांग्लादेशियों ने कभी बंदूकें नहीं उठाई भारत के नागरिकों के खिलाफ, यहाँ पर बंदूकें लेकिन तमिलियंस उठाएंगे। ये आप इशू को समझ पा रहे हो अगर थोड़े बहुत अगर आप जानकार हो। यही चीज़ हुई है इजराइल के साथ, पैलेस्टीनियंस और जो इजराइल का मुद्दा चलता है वो इसी बात पे चलता है। आप लोगों में से कोई एक जानता होगा कोई ना कोई कि कैसे बिल्कुल रिवर्स हो गया कि मेजॉरिटी में पहले एक कम्युनिटी थी,
अब इसराइल, अब जो लोकल इजरायली लोग हैं और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका क्या मतलब हो रहा है, जानते हो ना इस इशू को पूरा का पूरा। और वहाँ पर दिन रात एथनिक कन्फ्लिक्ट के बेसिस के नाम पर तोपे, बंदूकें और कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होना, ये चलता ही रहता है। अब ऐसे ही जब तमिलियंस के कंसर्न को जब निगलेक्ट करा जा रहा था, इसकी वजह से हुआ क्या, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म जाग गया। अब ये मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, तमिल लोगों के अंदर, जो तमिलियंस थे उनके अंदर ये जाग गया, भैया श्रीलंका सिनालीज ये कैसे कह सकते हैं सिर्फ हमारा लैंड है, हमारी कितनी सारी जनरेशन इतने एंशिएंट टाइम से, मेडिवल टाइम से यहाँ पर रह रही है, आज़ादी के पहले से हमारा परिवार, हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या इस लैंड में हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है? हम कहाँ जाएं इस दुनिया के कोने में, इंडियन ओशन में डूब मरे, या फिर तमिलनाडु वापस जाएं जो इंडिया भारत की सरकार लेने को हमें तैयार भी नहीं है, बिना हमारी आइडेंटिटी के और वो करके वहाँ से माइग्रेट कर कर कितनी हमारी 5वीं 6ठी जनरेशन, हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, सेटल हुए थे, हमारे घर, हमारे गांव, हमारे बंगलो सब यहाँ पर बन रखे हैं, और ये कम्युनिटी बोलती कि हम लोग यहाँ पर है नहीं। इन्होंने कहा बहुत हुआ, अब दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं, और इस देशभक्ति की भावना से हम ना अब बंदूकें उठाएंगे, प्यार की बोली बहुत हो गई, ये जूता खा के मानेंगे हरामखोर सिनाली साले। तो तमिल वाले इडली सांभर डोसा वड़ा रेडी करके अपना रेडी हो गए, पूरा का पूरा लुंगी वुंगी बांधी, और जय वेंकटेश्वर शुरुआत। मिलिटेंट नेशनलिज्म इनके अंदर जाग गया। 1983 के ऑनवर्ड इनका जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, अच्छा जब भी वर्ड आए ना आपको आईआर में मिलिटेंट, ये याद रखना, मिलिटेंट वर्ड अंकिता ये पॉजिटिव वर्ड होता है कि नेगेटिव वर्ड होता है? शैली कैसा वर्ड होता है मिलिटेंट वर्ड, अच्छा वर्ड होता है कि नेगेटिव? ये नेगेटिव होता है। मिलिटेंट का मतलब आप ना बंदूक उठाकर कोई चीज, कोई व्यवस्था, कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाह रहे हो अपने देश के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ समक्ष, कशिश, शैली, ये मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म जो इनके अंदर जागा, ये अच्छी चीज हुई कि बुरी चीज है? ये बताओ। मतलब वैसे तो मजबूरी में ये चीज हुई, लेकिन कशिश एक बात बताओ, ये चीज अच्छी है कि बुरी है? वॉयलेंस क्रिएट हो गया तो कभी भी वॉयलेंस जस्टिफाई करा जा सकता है क्या, बताओ? नहीं ना। अभी मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म की वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि सिनालीज मरेंगे, तमिलियंस भी तो मरेंगे। तो क्या ये इनका ऑर्गेनाइजेशन अब जो बनाने जाएंगे, क्या ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है नहीं ना। तो यहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इनका जो बना, उसका नाम था, याद रखना प्लीज, मैं आने वाले टाइम में आपको प्रधानमंत्री एपिसोड्स भी दिखाऊंगा जिसमें डिटेल में आप, यहाँ पर आपका मतलब बिल्डिंग रेडी हो गई है अंबुजा सीमेंट के साथ, अब सिर्फ आपको इस पर पुट्टी और वॉलपेपर और ये जो है अपना कलर लगाना है बस, ठीक है। लेकिन बेस बनाना बहुत मजबूत है, लेकिन वरना घर के अंदर सीलन आ जाएगी। यही सेम चीज़ है आईआर की अप्रोच में। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया उसका नाम था लट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। प्लीज़ इसका नाम मत भूलना, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो इसका नाम मत भूलना, LTT किसका ऑर्गेनाइजेशन? तमिल का, तो तमिलियंस का, ठीक है। ये तमिलियंस की वॉइस है, उसका कंसर्न है। LTT जो है वो आर्म्ड स्ट्रगल लड़ते हुए आ रहा है बड़े टाइम से श्रीलंका की आर्मी के साथ। अब श्रीलंका की आप कहोगे आर्मी क्यों भाई, आर्मी की क्या गलती है? बिकॉज श्रीलंका की आर्मी किससे डोमिनेट है शोर तरीके से? अगर वो आर्मी से युद्ध लड़ रहा है, आर्मी में तमिलियंस तो होंगे नहीं, तो कौन है श्रीलंका की आर्मी में शामिल? सिनालीज, जैसे नाला कह लो, जो भी कह लो। अब ये क्या डिमांड कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है कि श्रीलंका में से एक सेपरेट कंट्री बना दो, तमिल एलम, या जिसको आप कह सकते हो तमिल एलम का मतलब क्या, सेपरेट कंट्री फॉर द तमिलियंस ऑफ श्रीलंका, के जो इंडिया के नहीं, जो श्रीलंका के तमिल्स हैं उनके लिए सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, जो कि श्रीलंका से टूट कर अलग बने, तमिल एलम के नाम की। अब क्या होता है, जब बंदूकें उठा ली तो इन्होंने सिनालीज को जान से मारा, उनके मतलब वही है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आप जानते हो काइंड ऑफ सिविल वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और किसी दिन जब सब लोग आप फ्री हो जाओ तो इस संडे या फिर अगले संडे बैठकर, क्योंकि टॉपिक फ्रेश है, जॉन अब्राहम की एक मूवी है, बहुत इत्मीनान से उसको देखना। इट इज़ अ टेक्निकल मूवी, थोड़ी सी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन इस टॉपिक के बाद आप रिलेट कर पाओगे। मद्रास कैफे, वो इंटेलिजेंस एजेंट होता है इंडिया का, लास्ट टाइम तक राजीव गांधी के असैसिनेशन को रोकने की कोशिश करता है।
रियल स्टोरी है वो, लेकिन रोक नहीं पाता, पक्का देखना। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे, प्रधानमंत्री एक एपिसोड जो मैं आपको देखने को सीरीज बोलूँगा शुरू से, एबीपी न्यूज़ पे आज से कुछ साल पहले स्टार्ट हुई थी 2014 में, आज भी काम की है। यूपीएससी में बहुत आपके आंसर इसी सीरीज को देखते हुए सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली बुक से कुछ टॉपिक साउथ एशिया की कंट्रीज के एक्सपीरियंस, एज वेल एज जो दूसरी वाली बुक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जब मैं पढ़ा दूंगा, दोबारा उसको बुक वर्ड उठाने के लिए, टेक्स्ट उठाने के लिए याद नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री एपिसोड से आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। अब एलटीटी जो है, सिनालीज को मतलब कन्फ्लिक्ट चलता था, एथनिक कन्फ्लिक्ट चलता था। तो जैसे इजराइल में पैलेस्टीनियंस और इजरायली का जो मुद्दा था वो हुआ, तो यहाँ पर एलटीटी ने क्या करा, श्रीलंका के बहुत सारे पार्ट्स पर कब्जा कर लिया, स्पेशली उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स पर। जो श्रीलंकन प्रॉब्लम थी वहाँ पर ना दिक्कत ये भी थी कि वहाँ पर कुछ लोग ना इंडियन ओरिजिन के भी रहते थे, ठीक है, और उनके ऊपर एक प्रेशर था। आप ऐसा समझ जाओ, भारत के कुछ तमिलियंस श्रीलंका में जाकर सेटल हुए तो वो इंडियन ओरिजिन के तमिलियंस हो गए। उनके ऊपर एक प्रेशर था, देयर इज अ कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया टू द इफेक्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका। यानी कि भारत के तमिलियंस ने भारत की सरकार को ये बोला, क्योंकि राजीव गांधी भाई साहब जी और आपकी सरकार के लोग, प्लीज आप लोग ये सुनो, वो हैं तो हमारे ही लोग ना, हमारे ही पूर्वज यहां से जाके श्रीलंका के अंदर सेटल हुए हैं ना, तो आप प्लीज उनके हितों का ध्यान रखते हुए प्लीज श्रीलंकन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ कि तमिलियंस जो हैं उनके ऊपर अत्याचार ना करें। एलटीटी के लोगों को जब पकड़ा जाता था ना आर्मी के द्वारा, तो बहुत बुरा बुरा उनके साथ होता था, उनकी औरतों के साथ, या जो आप समझ ही सकते हो ना कि जैसे जब इन्होंने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो सिनालीज का चुपचाप बैठ के ये बोलते होंगे आ बैल मार मुझे, ऐसा तो नहीं करते होंगे ना। तो अब ये इनको ये लगा, इंडिया भारत के तमिलियंस को एक कंसर्न तो जाग ही जाता है ना। जैसे यार मतलब मान लो कि सरदार की कहीं लड़ाई चल रही है, मतलब कहीं वो हो रहा है, तो इंडिया के अंदर जो कंसर्न है, तो कनाडा के लोगों को लगेगा ना, या फिर कनाडा के सरदार अगर परेशान में, तो भारत के सरदार एक प्रेशर नहीं बनाएंगे भारत सरकार पे कि नहीं नहीं जी शिप और एरोप्लेन भेजो, वहाँ पर कुछ ये हो रहा है और उनको वापस बुलाओ। अब एक बात बताओ, अफगानिस्तान के अंदर इंडियन ओरिजिन के जो लोग रह रहे थे, इंडिया ने फ्लाइट भेजी कि नहीं भेजी कि तब तालिबान का कब्जा होने जा रहा था, जब वो डेडलाइन थी कि जिसको जहाँ पर जाना वो जाओ, मतलब आज़ाद कर दिया, मतलब इसने परमिशन दे दी थी तालिबानियों ने। हमने उनसे ये थोड़ी ना कहा कि तुम्हारे पास वीज़ा पासपोर्ट तो अफगानिस्तान का है, हम क्यों आने दें तुम्हें। ये तो एक नेशनैलिटी वाली भावना है ना। तो श्रीलंका में क्या हुआ, अब ध्यान से समझना यहाँ पर इंडियन एंगल कैसे है। बेचारे इसी प्रेशर के चक्कर चलते चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि जनता की डिमांड थी और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ पूरा सिनेरियो समझते हैं, फिर से समझो सही इस पैराग्राफ को। श्रीलंका का अंदरूनी मुद्दा चल रहा था, भारत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक भारत को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ वो है कि इंटरनेशनल सीन पर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सिनालीज और तमिल्स का दो जुटों का एक आराम मतलब क्या कहते हैं मुद्दा चल रहा है दूसरी कंट्री में, कुछ सैकड़ों किलोमीटर जाकर। भारत दूर दूर तक इस इशू में नहीं है। कैसे आई भारत की एंट्री श्रीलंका के मुद्दे में? जो एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें से एक कम्युनिटी थी श्रीलंका के अंदर जो थे तमिल्स। ये तमिल्स इंडियन ओरिजिन के तमिल्स थे, अभी आपने देखा, जो कि भारत से ही इनके जो पूर्वज थे वो गए थे और यहाँ पर जाकर सेटल हो गए थे। तो भारत के तमिलनाडु के तमिलियंस ने भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, सर जी दूसरी कंट्री में हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, प्लीज़ डू समथिंग वरना उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ हम हाथ जोड़ के कहते हैं, उनमें से कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ जो लोग हैं हमारे श्रीलंका में रहते हैं, आप प्लीज़ उनकी मदद करो। कुछ हमारी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, ये हैं वो है, जो वहाँ पर जाके सेटल हो गए हैं, वो तमिलियंस ही सर। बीइंग क्या बोलूँ उसको मैं, शेयरिंग अ कॉमन नेशनलिटी, हमें उनके लिए सिंपैथी है, तो आप प्लीज़ मदद करो। कुल मिलाकर प्रेशर बना, प्रेशर बहुत ज़्यादा था भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि जो तमिल लोग थे इंडिया के अंदर, मैंने जैसा कि आपको बताया, वो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल रहे थे एनी हाउ यू शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका। तो अब क्या हुआ, भारत की सरकार को करना पड़ा, और उस टाइम पर सरकार थी राजीव गांधी जी की, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी के बेटे।
आ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इंदिरा गांधी के दोनों बेटों के साथ कुछ ऐसी चीज़ थी कि जो संजय गांधी थे ना, वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए। राजीव गांधी पायलट थे, लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद, बेटा मर गया था उनके इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी फिर पॉलिटिक्स में आए। ये पायलट हुआ करते थे इससे पहले। ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बोला कि आपके भाई और आपकी माता जी की बहुत ऊंची पहुंच है, ये कहानी भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत ऊंची पहुंच है पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप आराम से मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, आके अपनी आराम से सरकार बना सकते हो, ठीक है। और राजीव गांधी को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। इन्हीं का मैं आपको बता रहा था कि मेमोरी बहुत तेज़ थी। एक बार इनकी फ़ाइल खो गई थी, अब याद करो सब लोग, मैं जो बताता रहता हूँ, तो वो फाइल खो गई थी। इंपॉर्टेंट फाइल थी काफ़ी ज़्यादा, किसी आई थिंक IR या किसी कंट्री के कुछ समझौते से रिलेटेड थी। वर्ड टू वर्ड इनको जो 14-15 पेजेस थे वो याद थे। इन्होंने जब वो फाइल मिली और राजीव गांधी जी ने बता दिया था कि इस फाइल में ये लिखा था, जब वो फाइल मिली मैच करा गया, वर्ड टू वर्ड राजीव गांधी ने वही वाली चीज़ बता दी थी। इतनी ज़्यादा इनकी मेमोरी शार्प थी, ठीक है। तो जो भारत की सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट। भारत की सरकार ने जब उस पर प्रेशर बना, श्रीलंकन गवर्नमेंट को फ़ोन लगाया, ठीक है, कि भाई साहब आप ना प्लीज़ ये कैसे भी करके ये लड़ाई मसला ये सुलझाओ। श्रीलंकन गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी, ऑलरेडी नहीं चाहती थी, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जब आप किसी की ना चाहते हो भी मदद करना चाहते हो ना, जैसे मतलब मान लो मैं किसी एक लड़की को मुसीबत में देख रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार उसमें ऑलरेडी इतनी अकड़ है, मुझे नहीं करनी उसकी मदद, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला यार दीपांक कर दे फिर भी जाके मदद, यार कोई बात नहीं यार वो करके। अब वो नहीं चाह रही जब मुझसे मदद लेना, लेकिन ये फिर भी इसका प्रेशर है मेरे ऊपर, मेरे को उससे मदद करनी है। अब मैं उसके पास गया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब इस चीज़ को रिलेट करते हैं यहाँ से। 1987 में हुआ क्या, भारत की सरकार ने अभी तक आपने ऊपर देखा, श्रीलंकन गवर्नमेंट से वो बात कर रही थी कि तमिल का मुद्दा है कि आप इसको प्लीज़ सॉल्व करवाओ। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम जो एक ग्रुप बन गया, आप उसको कैसे भी करके शांत करवाओ, लेकिन प्लीज़ ह्यूमन राइट्स वॉलेशन मत करवाओ। हमारे देश में भी तमिलनाडु के अंदर तमिलियंस रहते हैं, वो इनकी जो जुटों की लड़ाई चल रही है और जो तमिलियंस मर रहे हैं आपके देश में, उससे ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं टेबल पे बैठ के। 1987 में लेकिन हुआ क्या, जो भारत की सरकार थी, पहली बार जब श्रीलंकन गवर्नमेंट से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, डायरेक्टली जाकर वो श्रीलंका तमिल क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो गई। यानी कि उन्होंने, भारत की सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही अपने आप से ही ले ली कि तमिलनाडु के अंदर श्रीलंका के अंदर जो तमिलियंस का जो क्वेश्चन है, अब हम डायरेक्टली उसको रिजॉल्व करेंगे, बहुत हो गया बात करना श्रीलंकन सरकार से। इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा, एक एकॉर्ड साइन करा। ध्यान से सुनना, बिल्कुल पूरा फोकस लगा के, यहाँ से कहानी पलटेगी। भारत की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन करा श्रीलंका की सरकार के साथ, और बस ये नहीं करना चाहिए था भारत को, ट्रूप्स भेज दिए, अपनी साइड से ट्रूप्स भेज दिए सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। और श्रीलंकन गवर्नमेंट, जो श्रीलंका की सरकार थी, और श्रीलंका की सरकार में मेजर लोग थे सिनालीस, और वहाँ पर जो तमिल्स थे उनके बीच में, ताकि एक शांतिपूर्वक बात हो सके, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सके, इसके लिए उन्होंने ट्रूप्स भेज दिए। इवेंचुअली हुआ क्या, ट्रूप्स भेजने के साथ ही, आप वही वाली बात है ना, अभी मैंने बंदी वाली बात बताई, जब वो नहीं चाह रही थी मुझसे मदद लेना, तो इसने क्यों भेजा मुझे। इंडिया की गवर्नमेंट किसकी हेल्प करने गई थी, किसकी हेल्प करने गई थी, सिनालीस की कि तमिलियंस की, तमिलियंस की। भारत के ऊपर प्रेशर किसने दिया था, तमिलियंस ने ना, कि दूसरी कंट्री के तमिलियंस की मदद करो, ये दिया था ना। आपको क्या लगता है, भारत की सरकार, अब बताना मुझे, सिन्हालीस की मदद करने गई थी या लट्टे की मदद करने गई थी, मतलब समझाने गई थी, किसको समझाने गई थी बताओ। नहीं, सिन्हालीस को क्यों समझाएगी, मयूर क्यों मानेंगी सिन्हालीस उनकी बात।
लट्टे को समझाने गई थी, है ना, मतलब लट्टे इन द सेंस कि वहाँ पर तमिलियंस जो थे उनको समझाने गई थी, बेटा हथियार मत उठाओ। वो आराम से टेबल पे बात करने के लिए तैयार हो गए, मैंने बात कर ली है, हथियार वथियार मत उठाओ, कल को ना मतलब इससे ना तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है ना उनका फ़ायदा होने वाला है। सिनालीज को नहीं समझा सकते ना मयूर हम लोग, हम दूसरी कंट्री के लोगों को कैसे, जो हमारे अपने लोग हैं उनको समझाएंगे ना। हम कैनेडियंस को कैसे समझा लेंगे, कनाडा के अंदर कोई सरदार है उसको समझा लेंगे ना कि यार देखो तुम तो यार अपने भारत के ही लोग हो यार, है ना, क्यों ये फालतू में रोड़ा पाल रखा है तुमने, तो इसको ख़त्म करो फालतू में। तो अब हुआ क्या, मदद करने गई थी तमिलियंस की, इंडियन आर्मी की लड़ाई हो गई एलटीटी से। इंडियन आर्मी जिसके सपोर्ट में गई थी हम इनकी मदद करेंगे, इंडियन आर्मी उसी से लड़ पड़ी। एलटीटी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ बंदूकें उठा ली श्रीलंका में। अब लट्टे को ये लगा, लट्टे के अंदर कट्टरवादी लोग थे, श्रीलंका के तमिलियंस को लगा ये नौटंकीबाज ड्रामेबाजी करने आई है इंडियन आर्मी यहाँ पर, ये कोई मदद करने नहीं आई है। श्रीलंका की सरकार के साथ इन्होंने समझौता साइन कर लिया कि ये सिन्हालीज का साथ देंगे। बस कट्टरवादी लोग, कट्टरवादी मेंटेलिटी, स्टोरी मेकिंग ज़्यादा कर दी। 16 साल की एक लड़की को भेज दिया राजीव गांधी के गले में माला डाल देना, ठक करके वो माला दबी और जूते चिथड़े उनके सब उड़ गए, और उनकी जो फटा हुआ कुर्ता, खून के उनके निशान, फटे हुए जूते, दिल्ली आना म्यूज़ियम में, जो ये जो न्यू दिल्ली म्यूज़ियम है इंडिया गेट के पास, वहाँ पर रखा हुआ है। इंदिरा गांधी की गोली लगी हुई साड़ी, जो बॉडीगार्ड्स ने, 2 सरदारों ने गोली मारी थी उनको, वो खून से लिपटी हुई साड़ी, जिस स्पॉट पे उनका खून गिरा हुआ है वो भी वहाँ पर शीशा बनाकर, और उनकी खून से लिपटी हुई साड़ी वो भी वहाँ पर रखी हुई है शीशे। तो जो प्रेजेंस था इंडियन ट्रूप्स का, ये श्रीलंका को पसंद नहीं आया। श्रीलंकन्स को, उनको ये लगा कि भारत ना श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। ये वही वाली बात है। उस लड़की के पास गया, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी मैम आपको क्या हो गया। हाँ जी आप कौन। मैं कहा नहीं आपको ये दिक्कत है, मतलब मुझे पता लगा इसने बताया। हाँ तो मैंने आपसे मदद ली है क्या। आप नहीं, आप मुझे बताइए आप होते कौन है कि बेफालतू में आप मेरी मदद करने आ गए, मैंने आपसे मांगी है क्या, ज़्यादा चेप होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। इस प्रकार की टोन दिखाई गई श्रीलंकन्स को, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को। 1989 में जो आर्मी थी, मतलब भारत ने, वैसे हर एक कंट्री की याद रखना आप लोग, यूएन में ना सबकी हर एक कंट्री की पीस कीपिंग फोर्स होती है। तो इंडिया का मतलब जो है, इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स का नाम क्या होगा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है ना, 1989 में IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। वो बाहर निकल गई कि कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। श्रीलंकन क्राइसिस लेकिन फिर भी इसके बाद भी वॉलेंट रहा, मतलब भारत की सरकार असमर्थ रही, नहीं सॉल्व कर पाई भारत की सरकार, और बाहर इसलिए भी निकल गई थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई थी, असैसिनेशन हो गई थी इसी के चलते। हाउएवर जो इंटरनेशनल एक्टर्स थे, पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, इन्होंने कोशिश करी थी कि जो ग्रुप जो लड़ रहे हैं ना, वॉरिंग ग्रुप का मतलब ये होता है फाइटिंग ग्रुप्स, वॉरिंग का मतलब होता है फाइटिंग, जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं ना उनको नेगोशिएट करवाना है। फाइनली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट खत्म हुआ और लट्टे 2009 में वैनिश हो गई। लट्टे 2009 में वैनिश हो गई। देखो कब से लेकर कब तक चली लट्टे, 1983 ऑनवर्ड्स लट्टे बनी थी, ठीक है, और ये खत्म हो गई 2009 में। लास्ट पैराग्राफ। कन्फ्लिक्ट के बावजूद ऐसा नहीं है कि श्रीलंका उथल पुथल हो गया, उसकी जीडीपी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। यही खास बात है कि श्रीलंका तारीफ़ काबिल है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी रही, हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसने अटेन करे। श्रीलंका डेवलपिंग कंट्रीज़ की रेस में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिसने सक्सेसफुली अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करा। और ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें सोशियोलॉजी का एक लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा जो मैंने कशिश को करवाया था। कशिश याद है ना, ये तो आप जानते हो ना, जैसे जैसे कंट्री की डेवलपमेंट होती जाती है तो बच्चे पैदा करने की क्षमता, मतलब क्षमता कह रहा हूँ, बच्चे पैदा करने की फैमिली प्लानिंग में एक वो आता रहता है कि यार कि हम सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करेंगे।
गरीब आदमी ज़्यादा बच्चे ये सोच कर पैदा करता है कि ज़्यादा इनकम मिलेगी, लेकिन जब तुम उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर और पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाओगे उनकी, तो अल्टीमेटली तुम्हारा परिवार जैसा गरीब था उससे और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। आज के टाइम में अच्छा लगेगा क्या? अंकिता, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, 21st सेंचुरी की सिविलाइज लेडी हो, आप कल को ये मतलब ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि अंकिता हम लोगों से मिलने आ रही है? 6 बच्चे हैं अंकिता के। अंकिता 6 बच्चे लेकर घूमना पसंद करोगे आज के टाइम में? नहीं ना। इसको कहते हैं कि आप कितने करोगे बच्चे वैसे अगर करोगे तो? 1 बस, हट 1 चाइल्ड। अब ये क्यों? ये तो पढ़ी लिखी है। इसकी जगह गरीब आदमी होता वो कहता कम से कम 11 से 1 नंबर कम नहीं। क्यों कशिश? उसकी तारीफ हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा। फर्स्ट कंट्री वो बनी इस साउथ एशिया के रीजन में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। लिबरलाइज मतलब समझते हो ना? मैंने इसके बारे में कई लेक्चर्स में बात करी है। कशिश आप तो जानते ही हो, समक्ष आप भी जानते हो, एलपीजी रिफॉर्म्स अपने दरवाजे खोल दिए है ना। इंडिया ने तो बहुत बाद में करा, 1991 में। श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी साउथ एशिया में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। और इसके साथ ही लिबरलाइजेशन का ये भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल को हटाकर सरकारी इंडस्ट्रीज़ को सरकारी कंट्रीज़ को हटाकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस वगैरह देना आसान बनाया, जिसकी वजह से हाई पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब की बढ़ोतरी हुई श्रीलंका के अंदर डिस्पाइट द सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कंक्लूजन में एक लाइन में कि श्रीलंका ने काफ़ी बेहतरीन एक सेकंड काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि तमिलियंस किस प्रकार से चिढ़ गए थे। राजीव गांधी जी की हत्या तो बाद में हुई, लेकिन उससे पहले एक अटैक दिखाता हूँ उनके ऊपर जो कि प्लान करा गया था। अगर सर में उनके वो चाकू लग जाता ना तो वो ऑन द स्पॉट मर जाते। मैं दिखा देता हूँ आपको लाइव वीडियो। ये राजीव गांधी को 30 जुलाई 1987 को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, होगा क्या इनके साथ, सब लोग ध्यान से देखना। आगे चल रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, एक तमिल सैनिक इनके सर पे, जैसे आप पता है ना गार्ड कैसे, जैसे एक बंदूक पकड़े रहते हैं उसके आगे एक चाकू सा लगा रहता है, इनके सर में मारने की कोशिश करेगा उसे। ये देखो, ये बच गए, इनके सर में मारने की कोशिश करी गई। नीचे देखो क्या लिखा है, श्रीलंका के सैनिक ने राजीव गांधी पर हमला किया। कौन हो सकता है श्रीलंका का सैनिक? कौन हो सकता है? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता हुआ? लट्टे। और इसका लीडर इस प्रभाकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूजियम में उनके दिल्ली में ये रखे हुए हैं, तो उनके जूते और ये जो बम लगा के जैसे पूरा उड़ाया गया था जिस टाइम पर, ये उनके फटे हुए पूरे कपड़े, और ये उनके जूते, ये उनके सॉक्स। ऐसी इंदिरा गांधी जी की साड़ी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो, ये इंदिरा गांधी की साड़ी और ये इन पे लगा हुआ खून। ठीक है, उनकी चप्पल और उनका प्यारा सा कैरी बैग जैसा हमारा कशिश कैरी करती है। ये है दोस्तों वो ट्रैक जो कि मैं आपको बता रहा था। इसी पे आपको शीशे का एक स्पॉट देखने को मिलता है। यहाँ पर वो खून के छींटे पड़े हुए हैं। इसी से वो वॉक करती हुई आ रही थी। उनके 2 सरदार बॉडीगार्ड थे और अपनी बंदूक से छल्ली कर दिया इंदिरा गांधी जी को, और ये यहाँ पर इनके खून के स्पॉट्स पड़े होते हैं। जहाँ तक मेरे को मतलब वो है पता है, ये यहाँ पर ये ट्रैक इसलिए बनाया गया कि यहीं पर उनकी वो हुई थी। तो दोस्तों हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए इसका। मैंने आपको और भी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और ये जो कार्टून है, ये जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, जो है महिंद्र राजापक्से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है सेनालीज और तमिल्स को। मैं इसका प्रॉपर कार्टून आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है राजापक्से, ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंस इन द सेंस कि प्रेसिडेंट ऑब्वियस ही बात है, चाहेगा ना कि बैलेंस रहे, इनके बीच में सिचुएशन लड़े ना। शेर है सिंबल सेनालीज का, और टाइगर है, ये देखो इस पर लिखा हुआ है, देखो LTTE। ये मैंने बताया था कल की क्लास में। वैसे अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी कि नहीं करी थी। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, लट्टे, और ये सेनालीज का ग्रुप है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।